तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय मऊ जनपद के सदर विधानसभा में है और हम इस समय बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी 2022 के बाद हारी, उसके बाद 2024 में जो गठबंधन बनाई तो उसका नाम दिया था पीडीए। और मैं राजनीति से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं पीडीए की बात आई है और पीडीए की इसलिए बात मैं कर रहा हूं कि पीडीए के नाम से हमारे भाई हैं भरत के राजभर, इन्होंने भरत के नाम से पीडीए क्रांति बुक का भारत की विमोचन किया है। इन्होंने अपने पीडीए क्रांति के नाम से बुक का विमोचन किया है और यह किताब जो बुक लिखी है वह अखिलेश यादव जी के पास ही चली गई। तो मैं इनसे बातें करना चाहूंगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रथम मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि सर क्या जरूरत पड़ी, क्या वजह पड़ी, क्या सोच रही है आपकी कि जिसको आपने इस पीडीए क्रांति नए भारत की जन चेतना और लोकतांत्रिक विमर्श का पुस्तक की किताब का विमोचन करना पड़ा? बिल्कुल सर, ये बुक आपने देखा अभी हाल ही में जो 15 जनवरी को यूजीसी समानता कानून आया। आपने देखा कि एक वर्ग ऐसा है जो ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों की बात आती है तो ये विरोध पे उतर जाता है। ये हालांकि ये उनके विरोध की बात नहीं करता था, ये यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों में समानता की बात करता था। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी की बात आती है, महिलाओं की समानता की बात आती है, तो ये एक अलग तरह से ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि पिछड़े के लड़के, दलितों के लड़के, आदिवासियों के लड़के किसी विश्वविद्यालय में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो आप देखेंगे कि इसी चीज को लेकर के मैंने एक जो पीडीए क्रांति है, मैं एक पूरे ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी और महिला, इनको एक समूहगत एकता में बांधने का प्रयास किया है। इसमें बताया है कि जब आप एक रहेंगे तो जो इस समय देखेंगे शासन और प्रशासन में जो असमानता है, उस असमानता को आप भर पाएंगे, और नहीं तो जब आप बिखरे रहेंगे ना आपकी शासन में भागीदारी हो पाएगी और न प्रशासन में। वो असमानता जिसका कभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो एक नारा ही बनकर रह जाएगा, वो वास्तविक नहीं हो पाएगा। तो वह इसी को लेकर के मैं ये प्रयास किया हूं कि समाज आज से भी एकजुट हो और वह ये देखे कि किस तरह से आपके साथ भेदभाव होता है। यूनिवर्सिटियों में देखिए, आज पूरे भारत में लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस समय आप देखेंगे एक एससी समाज का, एक एसटी समाज का, वो भी अगर रिजर्व नहीं रहता तो उस पे एसटी समाज का व्यक्ति वाइस चांसलर बन ही नहीं पाता, और 5 जो है ओबीसी समाज के, और 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर समान वर्ग के हैं। तो इसी असमानता को ये दूर करने के लिए ये बुक प्रयास करती है। जी सर। तो जिस तरह से आप यूजीसी की बात की है, तो जिस तरह से सामान्य वर्ग पूरी तरह से इसका विरोध कर रहा था, वहीं पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग इसको लाने की कवायद में अभी भी लोग लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो यूजीसी का नियम लागू हुआ है वह लागू होना चाहिए? बिल्कुल सर, ये यूजीसी का नियम देखिए समानता की बात करता है। आज भी यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों में अगर शोषण होता है जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो वो
इन्हीं वर्गों के साथ होता है। कभी आपने नहीं देखा कि किसी सामान्य वर्ग के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। तो इस तरह से ये कानून को लागू किया जाना चाहिए। अब मैं तो ये कहूंगा कि इसको जितना जल्द हो सके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात कि जो इसके ये है जो उसका मेंबर है जिस जस्टिफिकेशन के लिए, उसमें भी ओबीसी एससी की भागीदारी एकदम निश्चित की जाए कि इसमें ओबीसी भी कितने रहेंगे, एसटी कितने रहेंगे और एसटी के कितने रहेंगे और महिलाएं कितनी रहेंगी और सामान्य वर्ग का कितना रहेगा। तो जिस पुस्तक को विमोचन आपने किया है, तो सर्वप्रथम आपकी बुक किनके पास आपने भेजी? ये बुक हमारी माननीय हमारे गुरु कह सकते हैं, हमारे गुरु हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर। तो उनके हाथों ही हमारी ये बुक विमोचन हुई थी। और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब है, तो उनके हाथों ये बुक प्रकाशित हुई थी विश्व पुस्तक मेले दिल्ली भारत मंडपम में। जी। तो इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पुस्तक के माध्यम से ये आपकी शोषण से मुक्ति दिलाने का ये प्रयास करती है ये बुक। जब तक कि यानी ये कहती है कि जब तक कि आप, जैसे आप कहते हैं ना कि एकता में ताकत है, बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो मैंने उसको नारे को बाबा साहब से एक उधार लेते हुए मैं उसको अलग रूप में लिखा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और राज करो। जब आप संगठित हो जाएंगे ना, तो वो आपका शासन में भी हिस्सेदारी होगी और प्रशासन, जब शासन रहेगा मेन पूंजी वही है। दूसरे आप इसमें मैं समर्पण किया हूँ मनोहर कांसीराम साहब और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को ये अपना बुक समर्पण किया हूँ। तो उनका एक नारा होता था, जैसे कि एक बार वो बुक पढ़ रहे थे मनोहर कांसीराम साहब, देर रात हो गई थी, लगभग 1-2 बज रहे थे। उनके कमरे में दिया जल रहा था, तो उनकी माँ आई और बोली कि तुम इतने देर तक क्या पढ़ते रहते हो, इतने देर तक क्या पढ़ते रहते हो। तो मनोहर साहब ने जवाब दिया कि माँ, इस बुक में मैं सत्ता के दरवाजे की चाबी खोज रहा हूँ। अब वो चाबी इसी बुक में है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। और मनोहर साहब ने फिर वही अपना पढ़ाई जारी रखा और उनका देखे ही बहुजन समाज पार्टी जैसे संगठन, बड़े राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। तो आप जो बता रहे हैं कि बड़े बहुजन समाज पार्टी बड़े संगठन का निर्माण कर दिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने वसूलों से भूल चुकी है। ये आप देखेंगे, आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। समय के अनुसार सबकी रणनीति होती है, वो अपने रणनीति के अनुसार चलते हैं। मैं ये नहीं कर सकता उतने बड़े संगठन पे, अब मैं इतना ये नहीं बड़ा हो चुका हूँ कि उस पर आरोप लगा सकूं। तो आप इस पुस्तक में किन किन श्रेणियों को श्रेणी में रखा है और किन किन सिद्धांतों को? देखिए, इस पुस्तक में मैंने 21 चैप्टर में विभाजित किया जी। इसमें मैं इसमें भूतकाल कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें तीनों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप देखेंगे कि मंडल की पहली यानी कि भारत का समाज कैसा था, अब मंडल आने के बाद भारत का समाज कैसा हुआ। वही दूसरे चैप्टर में मैंने लिखा है कि संविधान लागू होने से कि पहले भारत का समाज कैसा था और संविधान लागू होने के बाद भारत का समाज कैसा हुआ। उसमें क्या कमियां रह गई कि जो एक समता मूलक समाज होना चाहिए वो नहीं बन पाया। इन सब चीजों को मैं बारीकी से इसमें पॉइंट वाइज करके लिखा है जी। आपने कहा कि मैंने कांसीराम और मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांतों को लेकर चला, लेकिन आने वाले समय में उन युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे कि जो आपकी सीख लेकर के आगे बढ़ सकें?
देखिए सर, अगर इस बुक को पढ़ते हैं, देखिए एक वैचारिक अस्पष्टता करनी है युवाओं में। आज तक एक वैचारिक अस्पष्टता नहीं आ पाई। हम बाबा साहब के नाम से तो जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं ना कि एक दूसरा व्यक्ति जो बाबा साहब का सिर्फ नाम ले करके आपसे काम निकालना चाहता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनको भी पहचानने की जरूरत है और एक वैचारिक अस्पष्टता लाने की जरूरत। जब तक कि वैचारिक अस्पष्टता नहीं आएगी तो तब तक आप देखेंगे ना कि इस आरएसएस जैसे बड़े संगठन से और बीजेपी जैसे कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनसे मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। सर हम आप उनके पास धन भी है, उनके पास बल भी है, हर चीज है। आप देख रहे हैं कि अभी चुनावी बांड आया, चुनावी बांड में एक तरफा जो धन मिला, चुनावी बांड मिला, वो बीजेपी को ही मिला, अन्य पार्टियों को नहीं मिला। तो इसलिए देखेंगे आप तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती है। तो इससे कहीं ना कहीं एक क्या होता है कि जो चुनाव में एक समान जो होना चाहिए, समान क्या बोलते हैं उसको कि फील्ड होनी चाहिए, वो नहीं रहती। हम आपसे ये आप कर रहे हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए जो आप लिखे, इन्होंने संविधान बचाने की कवायद की थी, लेकिन जब यूजीसी का नियम तमाम संविधान का बात आती है तो ये लोग दूरियां बना लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। संविधान हम लोगों को जो आज हम लोग चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे चुनाव में है, चाहे जो भी है, जो भी अधिकार मिला है उस संविधान की वजह से ही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई नेता नहीं बोल रहा है तो वो संविधान के पक्ष में नहीं। संविधान उसकी देखिए सबसे बड़ी बात है, आज के वर्तमान दौर में ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दौर चल रहा है। तो सब कुछ देखते हुए दूसरी बात, एक एग्जांपल के तहत आपको बताऊंगा कि आप 2019 में देखे होंगे जब ईडब्ल्यूएस आया था, एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, तो उसमें आरजेडी जो पार्टी है, लालू यादव की पार्टी बिहार में, तो तेजस्वी यादव ने उसका खुलकर विरोध किया और उसका नतीजा ये हुआ। आप 2025 के चुनाव में आप देखे ही हैं क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां भी यही देख रही हैं कि अगर इस तरह के कानूनों का हम लोग विरोध करते हैं, नेता लोग देख रहे हैं कि कानूनों का विरोध करते हैं, तो जो जनता है वो अलग दिशा में चली जा रही है। तो यही उन लोगों का कुल मुद्दा रह रहा है। तो हम आपसे आखिरी सवाल, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को या युवाओं को क्या तरजीह देंगे? शिक्षा, बाबा साहब ने कहा ही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो ये बात आज ही नहीं, आज से कई लाख वर्ष बाद तक भी ये प्रासंगिक रहेगी। तो शिक्षा ही वह माध्यम है जो आपको एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं आपके जीवन में। एक आप देखते हैं, एक शिक्षा से ही एक व्यक्ति एक पूरे जिले का डीएम बन सकता है। वो शिक्षा है। देखिए, एक व्यक्ति किसान का लड़का डायरेक्ट एक ऐसे राजा की जैसे आप कह सकते हैं जीवन में आ सकता है। जी, तो चैनल के समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे मेरी मौजूदगी से मऊ जनपद के सदर विधानसभा में है, और ये बुक जो देख रहे हैं भारत के राजभर जी के द्वारा ये लिखित, ये प्रमाण भी है कि इन्होंने इसमें प्रमाणित भी किया है कि रोजगार से लेकर के समानता का और सोशल जस्टिस, संविधान सारे चीजों का वर्णन इस बुक में इन्होंने किया है। और इन्होंने शिक्षा पर भी बताया कि शिक्षा बाबा साहब की दी हुई बातें, शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सच है कि आज उसी संविधान, उसी शिक्षा की देन है कि जो भारत के राजभर जी हैं, इन्होंने उसी शिक्षा के माध्यम से इस
इस बुक पीडीए क्रांति को इन्होंने लिख करके एक इतिहास कायम किया है। और भैया आपको अखिलेश यादव जी ने बुलाया भी है। जी जी बिल्कुल, 15 फरवरी को इनसे ये है, जी मुलाकात का समय है, तो इनसे मिलना है। और उसके बारे में ये बुक पहुंच चुकी है उनके पास, तो वो इस पे वो बहुत ये की प्रशंसा की है। हाँ, और खुद उन्होंने मिलने का इच्छा जाहिर की है। जी, तो भैया बता भी रहे हैं, आप देख चुके होंगे कि अखिलेश यादव जी इनको बुला चुके हैं और मिलने की इच्छा भी जाहिर किया है, क्योंकि शिक्षा सच्ची कहा है बाबा साहब ने, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हारेगा। और वैसे नहीं अखिलेश यादव बुला रहे हैं, इनके पास वो गुण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव इनको बुला रहे हैं और सम्मानित भी करेंगे। तो इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अन्य खबरों के लिए मोर 24 न्यूज और फेसबुक मंच को पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।